साथियों, मैं राजू सर आपके अपने एलएस पीयूसी के ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। आज हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री के पहले अध्याय के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको समझने के लिए हमें बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, तभी हम इसे अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। धीरे धीरे हम इम्पोर्टेंस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम केमिस्ट्री 11th के पहले अध्याय को देखेंगे, जिसमें हम पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि पदार्थ क्या है। ये ब्रह्मांड का निर्माण दो चीज़ों से हुआ है, मास एंड एनर्जी, अर्थात द्रव्यमान और ऊर्जा। जिन वस्तुओं में द्रव्यमान, भार तथा जो रुकावट डालती हैं वो वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। इसके लिए मैं पहले से लिखा हुआ एक नोट्स बनाया हूँ। इसके ज़रिए मैं इस तरह से इस परिभाषा को डिफाइन किया हूँ। पदार्थ या द्रव्य दोनों का मतलब एक ही होता है। हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती हो पदार्थ कहलाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। अध्ययन के सुविधा के लिए पदार्थों का वर्गीकरण किया गया। इसके लिए दो आधार माने गए। पदार्थों के वर्गीकरण के दो आधार हैं। पहला भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है आपका रासायनिक वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के बारे में आप लोग जानते हैं। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस। आपको ये भी पता होगा ठोस क्या है। वे पदार्थ जिनके आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित होते हैं उसे हम ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए ये यह पेन एक ठोस पदार्थ है, क्योंकि इसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में ये जो पेन है जो इसका आकार है, मैं आपके हाथ में दूंगा तो इसका आकार बदल जाएगा। अर्थात इसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। इसके पीछे क्या कारण होते हैं? क्योंकि कोई भी पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इन छोटे छोटे कणों के मध्य रिक्त स्थान को अंतर अणुक रिक्त स्थान कहते हैं। इन छोटे छोटे पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उन कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होते हैं उसे हम अंतर अणुक रिक्त स्थान कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। और इनके बीच इन कणों को बांध कर रखने वाले बल को हम अंतर अणुक आकर्षण बल अर्थात इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। ठोस पदार्थों में ये कण काफ़ी एक दूसरे के निकट होते हैं और ये एक दूसरे के काफ़ी मजबूत बल से बंधे होते हैं, जिसके कारण इनके आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित हो जाते हैं। अब देखते हैं द्रव को। द्रव वह पदार्थ होता है जिसका आयतन तो निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। जैसे हम 100 ml वायल लें, अगर जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है, परंतु उसका आयतन नहीं बदलता है, क्योंकि वह 100 ml से 100 ml ही रहता है, चाहे आप किसी भी पात्र में रखें। हाँ, अब बात करते हैं कि इनके कणों के बीच जो लगने वाले अंतर अणुक आकर्षण बल होते हैं वह ठोस की अपेक्षा कमजोर होते हैं। अतः इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है, एक दूसरे पे ये फिसल जाते हैं। ये आपके द्रव हुए। गैस ऐसा पदार्थ होता है जिसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अतः इनके कण जो होते हैं एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। इसे प्रेशर या दाब डालकर इसे किसी भी पात्र में रखा जा सकता है, परंतु जैसे ही हम प्रेशर को हटाएंगे
ये एटमॉस्फेयर में रेंडम करने लगते हैं। तो ये हुआ गैस। अब हम बात करेंगे, इसे हम शॉर्ट नोट्स में यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, मैं लिखा हूँ यहाँ पे ठोस पदार्थ के बारे में। आयतन और आकार दोनों निश्चित। द्रव में मैं लिखा हूँ आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित। गैस में है आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण। तो अध्ययन की सुविधा के लिए पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण किए गए। तो इसे पहले दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को हम अंग्रेजी में प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, जबकि मिश्रण को हम मिक्सचर बोलते हैं। ये शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के अभिकर्मक से निर्मित होते हैं, अर्थात जो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वह एक ही प्रकार के अभिकर्मक अर्थात एक ही प्रकार का अभिकर्मक अर्थात उनके जो कण होते हैं एक ही प्रकार के कण होते हैं और इससे मिलकर निर्मित होता है। मैं यहीं लिखा हूँ ये एक ही प्रकार के अभिकर्मक से निर्मित होते हैं। ये आपका प्योर सब्सटेंस हुआ। अब फिर क्या किया गया, इस शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट बोलते हैं, जबकि यौगिक को अंग्रेजी में कंपाउंड बोलते हैं। सबसे अब जानते हैं हम तत्व। तत्व ये क्या होते हैं? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं या निर्मित होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझेंगे हम, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन के परमाणु से ही मिलकर बने होते हैं। ओनली फॉर ऑक्सीजन के ही परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन एक तत्व है। थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको यहाँ पर होगी, उदाहरण पर ध्यान दीजिए। O अर्थात ऑक्सीजन, कार्बन, बिस्मिथ, फिर मैं O2 लिखा हूँ यहाँ पर, फिर H2 लिखा हूँ। आपको कंफ्यूजन होगी क्या H2 और O2 ये भी तत्व हैं? देखिए समझिए, इस उदाहरण से समझेंगे। परिभाषा को एक बार ध्यान से देखिए। एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं, एक परमाणु से निर्मित नहीं होते हैं। लिखा गया है एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कोई एक चैम्बर है जिसमें हर जगह O2 भरा हुआ है, O2 भरा हुआ है। तो O2 जो है वो किसके परमाणु है? ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो हो गई ना एक ही प्रकार के परमाणु, अर्थात ऑक्सीजन के ही परमाणु से भरे हुए हैं। अतः ये O2 H2 ये भी क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं यौगिक को। यौगिक क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है? ये विभिन्न प्रकार के परमाणु जब एक निश्चित मात्रा में संयुक्त होते हैं, चाहे वो भार के विचार से हो, चाहे वह परमाणु संख्या के विचार से हो, तो ये यौगिक कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे H2O, CO2, SO2। इसमें देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के परमाणु, देखिए हाइड्रोजन अलग परमाणु है, ऑक्सीजन अलग परमाणु है। एक निश्चित अनुपात में ये संयोजित है, 2:1। तो ये यौगिक है। उसी तरह CO2, SO2 ये विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित मात्रा में संयोजित हुए हैं, तो यौगिक का निर्माण हुआ है। अब हम समझ चुके हैं यहाँ तक। आगे देखते हैं, मिश्रण की बात आई। तो ये मिश्रण क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिल जाए तो वो मिश्रण कहलाते हैं, मिक्सचर कहलाते हैं। और मिश्रण को समझने के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका समांगी मिश्रण, दूसरा है आपका विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को अंग्रेजी में होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जबकि विसमांगी मिश्रण को हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे समांगी मिश्रण क्या है। तो ध्यान दीजिए, समांगी मिश्रण सभी अवयवों के पूर्ण मिश्रण में संघटन एक समान उपस्थित होते हैं। अर्थात समांगी मिश्रण में जो
पदार्थ मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं, उनके अवयव उस मिश्रण में हर जगह एक समान रूप से पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं हम शक्कर और जल। जब शक्कर और जल को हम मिलाते हैं तो मीठा जल बनता है, और इस मीठे जल में जब शक्कर पूर्णतः उस जल में विलय हो जाता है, तो इस मीठे जल के किसी भी भाग से लेकर हम इसको टेस्ट करेंगे तो हर जगह इसका मीठापन एक समान आएगा। तो ये समांगी मिश्रण है, ये पारदर्शी होते हैं और इनमें जो घुले हुए विलेय पदार्थ होते हैं वो छन्ना पत्र को आसानी से पार कर जाते हैं। विषमांगी मिश्रण की बात करें, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सभी अवयवों के पूर्ण मिश्रण में संघटन एक समान उपस्थित नहीं रहते हैं। जैसे मिट्टी और जल को जब हम मिलाते हैं तो मिट्टी और जल से जो हमें एक प्रकार के जो विलयन बनेगा, वहाँ पर हम देखेंगे कि संघटक जो होगा, जो जल में घुले हुए मिट्टी है, वह पूरे जल में एकरूपता नहीं होगी, कहीं मिट्टी अधिक होगी, कहीं मिट्टी कम होगी। तो ये आपका विषमांगी मिश्रण हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे समझना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझते हैं तो आगे केमिस्ट्री समझ में नहीं आने वाली है। क्योंकि क्लास 9th और 10th में जो पढ़ते हैं इसका विस्तृत रूप 11th 12th में हमें पढ़ना पड़ता है। तो अगर 9th 10th में इस नियम को आप पढ़े होंगे, फिर भी मैं बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इसे मैं दोबारा आपको समझाने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये नियम है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, इसके बारे में भी आप जानते होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। निश्चित या स्थिर अनुपात के नियम, ये भी महत्वपूर्ण है। गुणित या बहुल अनुपात का नियम, यह भी इम्पोर्टेंस है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ये भी इम्पोर्टेंस है। ये जो 4 नियम है काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगर ये नियम हम नहीं समझते हैं तो आगे की केमिस्ट्री हमको समझ में नहीं आती है। अतः इसे समझना बेहद आवश्यक है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।